हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 5 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में देखेंगे, क्योंकि हाल ही में इस स्कीम ने अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं। देन हम बाल्टिक सी के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे निर्यात दिशा स्कीम के बारे में। देन यूरोजोन काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे एट्थ पे कमीशन के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड इन इंडिया के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वेयर 100% ऑफ द फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मॉनिटरिंग ऑफ रोड क्वालिटी is institutionalized through a single tier system managed by national quality monitors. और थर्ड स्टेटमेंट है, द स्कीम encourages the use of green technologies like fly ash and waste plastic in road construction. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज जो क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म है वो 3 टीयर सिस्टम है, ना कि सिंगल टीयर सिस्टम। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना is a centrally sponsored scheme, not a central sector scheme. So, this means the funding is shared between the center and the state, usually 60-40. But for the Himalayan and Northeast states, it is 90-10. The quality assurance mechanism is a 3 tier system, not a single tier. And the first tier is the executing agency itself. Second tier involves state quality monitors, and the third tier consists of independent national quality monitors. So, this ensures transparency and durability. So, the scheme has a strong focus on sustainability. It mandates the use of non conventional materials like waste plastic, cold mix technology, geotextiles, and fly ash to reduce the carbon footprint and enhance climate resilience. So, this green approach is a key feature of the later phase of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, aiming to integrate infrastructure development with environmental conservation. So, ये जो स्कीम है ये हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 25th एनिवर्सरी ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। सो जो बजटरी अलोकेशन है 2025-2026 के लिए ये है 19,000 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज की बात करें तो करेंटली इसका फोर्थ फेज चल रहा है जिसका टाइम पीरियड है 2024 to 2029। So 62,500 kilometer of roads will be constructed to connect 25,000 habitations with an estimated outlay of 70,000 crore. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द बाल्टिक सी। तो यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से
कौन से ऐसे देश हैं जो बाल्टिक सागर से सटे हुए हैं या उससे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? ये कंट्रीज हैं नॉर्वे, रशिया, पोलैंड, फिनलैंड एंड बेलारूस। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं बाल्टिक सी से। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कंट्रीज हैं रशिया, पोलैंड और बेलारूस। आप देख सकते हैं। बाल्टिक सी इज बॉर्डर्ड बाय 9 कंट्रीज जिनमें है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड जर्मनी। सो ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि फिनलैंड ने सीज किया है अ शिप सस्पेक्टेड ऑफ डैमेजिंग एन अंडर सी टेलीकॉम केबल इन द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है ये एक ब्रैकिश वाटर बॉडी है कनेक्टेड टू द नॉर्थ सी थ्रू द डेनिस स्ट्रेट एंड इट हैज हाई जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज 8 of its 9 bordering nations are NATO members. This sea is shallow, which make its critical subsea infrastructure such as telecom cables and pipelines vulnerable to damage. आपने देखा कि ये एक सेमी इंक्लोज्ड सैलो ब्रैकिश वाटर बॉडी है और इसकी जो लोकेशन है वो है नदर्न यूरोप। आपने देखा कि 9 कंट्रीज हैं जो इससे अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जिनमें से 8 नाटो मेंबर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Niryat Disa sub-scheme, consider the following statements. यहाँ पर जो निर्यात दिशा उपयोजना है ये हाल ही में चर्चा में रही है। इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट फोकसेस ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इनटू न्यू एंड इमर्जिंग मार्केट्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज, it mandates that all financial assistance be released only through physical vouchers to prevent digital fraud. And second, and third, it includes a digital governance component through the portal trade.gov.in. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि निर्यात दिशा जो सब स्कीम हाल ही में चर्चा में रही है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है मैंडेट करना फिजिकल वाउचर्स को। आप देख सकते हैं डिटेल में। निर्यात दिशा sub scheme is designed as a strategic export promotion and capacity building initiative aimed at guiding Indian exporters, especially MSMEs and new entrants, towards product and market diversification. It emphasizes it emphasizes its emphasis is on identifying new and emerging markets, reducing overdependence on limited set of traditional destinations, and aligning export strategies with the global demand pattern. This directly supports India's broader objective of enhancing export resilience and competitiveness. यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है मैंडेट करना फिजिकल वाउचर्स को फॉर द रिलीज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर निर्यात दिशा।
On the contrary, the scheme aligns with the government's push towards digital governance, paperless process, and transparent electronic fund transfers. So, requiring physical vouchers would run counter to India's established DBT framework and export facilitation reforms. So, this scheme, Niryat Disa, incorporates a digital governance and information dissemination component, leveraging platforms such as gov.in to provide exporters with market intelligence, regulatory updates, hand-holding support, and scheme-related guidance. So, this digital interface improves accessibility, reduces transaction cost, and enhances transparency. सो ओवरऑल ये है कि ये जो निर्यात दिशा स्कीम है ये निर्यात प्रोत्साहन मिशन है। इसका जो फोकस एरिया है वो मार्केट एक्सेस है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग है, क्वालिटी कंप्लायंस है, लॉजिस्टिक एंड वे हाउसिंग है, ट्रेड इंटेलिजेंस है, साथ ही जियोग्राफिक इंक्लूजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which country became the 21st member of the Eurozone, bringing it closer to full European integration? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है जिससे यह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के और करीब आ गया है। आपके ऑप्शंस हैं रोमानिया, क्रोएशिया, सर्बिया या फिर बुल्गारिया। आपको बताना है कि यूरोजोन का जो 21वां सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्री है बुल्गारिया। आप देख सकते हैं। So Bulgaria recently became the 21st member of the Eurozone, moving closer to full European integration. बुल्गारिया की बात करें तो it is located in South Eastern Europe on the eastern part of the Balkan Peninsula and it shares border with Romania, Turkey, Greece, North Macedonia and Serbia and has a maritime boundary with the Black Sea. और बुल्गारिया की जो कैपिटल सिटी है वो है सोफिया। यूरोजोन की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था विद द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ यूरो ऑन 1 जनवरी 1999 इन 11 कंट्रीज। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27 कंट्रीज हैं और केवल 21 ही कंट्रीज हैं बुल्गारिया को लेकर के जो यूरोजोन में शामिल हैं। जो कंट्रीज इनमें शामिल नहीं है वो है स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क। इन्होंने अभी तक यूरो को अडॉप्ट नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the first in India to constitute its eighth state pay commission? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य आठवां जो वेतन आयोग है वो गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये ऑप्शंस हैं बिहार, असम, ओडिशा या फिर झारखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। आप देख सकते हैं Assam became the first Indian state to constitute its eighth state pay commission before the seventh pay commission ends on 1st of January 2026.
So the decision was announced by the Chief Minister Himanta Vishwa Sharma. Former Chief Secretary Subhas Das has been appointed as the head of the new pay commission. So the move comes even before the union government's 8th Central Pay Commission has started work. The 8th Pay Commission will revise salaries, allowances, and pensions of state government employees. Early constitution shows Assam's intent to speed up the pay revision process. So state employees and pensioners may get quicker clarity on future pay and pension benefits. So जो पे कमीशन है, a new pay commission is established every 10 years under the Department of Expenditure under Ministry of Finance. So 8th पे कमीशन जो है सेंटर लेवल पे, it will be chaired by the Justice Ranjana Prakash Desai. और 18 मंथ्स का टाइम दिया गया है सम इस मतलब ये जो कमेटी है कि ये अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Board of Trade in India, consider the following statements. भारत में जो व्यापार बोर्ड है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स इनपुट्स ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। और सेकंड स्टेटमेंट है, it includes representatives from states, industry, and key central ministries. And third statement is, its recommendations are legally binding on the government while framing trade agreements. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है बोर्ड ऑफ ट्रेड इन इंडिया से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो रिकमेंडेशंस हैं इस संस्था की वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। आप देख सकते हैं। So the Board of Trade was reconstituted in 2019 to include the Council for Trade Development and Promotion, which functions as an advisory body under the Ministry of Commerce and Industry. So इसका प्राइमरी रोल है टू प्रोवाइड पॉलिसी फीडबैक एंड प्रैक्टिकल इनपुट्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, export promotion, and procedural simplification. So Board of Trade brings together a wide stakeholder base including representatives of state governments, industry and export bodies and the key central ministries. So that ground level constraints affecting exports such as high input cost, inadequate testing infrastructure, logistics bottlenecks, and container shortages can be communicated directly to the government. So the recommendations of the Board of Trade are not binding. They serve as a policy inputs which the government may accept, modify, or reject while framing trade policies or negotiating trade agreements. So final decision-making authority rests with the union government, particularly the Ministry of Commerce and Industry. आज के करंट अफेयर्स सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।